मुन्ना सिंह जी, इस देश में मसल केवल हल्द्वानी का ही मसला नहीं, देश का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां नेताओं ने अपना चुनाव जीतने के लिए प्रधानी से लेके और लोकसभा तक का है सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न कराया हो। कोई जिला ऐसा नहीं। नेता मानकर ही ये चलता है कि सरकारी जमीन हमारी है, हम ही इसके मालिक मुख्तार हैं। जब ये स्थिति बन जाए कि अदालत से जमीन छूटे तो धरना प्रदर्शन शुरू कर दो और देश भर के नेताओं को इकट्ठा कर लो, फिर ढाक के तीन पात। अब जिनको चुनाव लड़ना है स्वाभाविक है वो इसमें अपनी रोटी सेकेंगे। मुन्ना सिंह जी, नहीं अमिताभ जी, आपने दो चार टिप्पणियां अभी बैकग्राउंड में की और जब ये मसला शुरू हुआ तो एक विचार में बिल्कुल निरपेक्ष भाव से थोड़ी देर के लिए यदि आप ये भी मान करें कि मैं पार्टी के विधायक के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, पार्टी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता के रूप में नहीं बात कर रहा हूँ, एक नागरिक के रूप में बात कर रहा हूँ, तो दिमाग में बात आई कि यार ये हटना तो चाहिए, एक सार्वजनिक संपत्ति है, लेकिन मौसम अभी अनुकूल नहीं है। ऐसा विचार मन में आया एक मानव के नाते, एक व्यक्ति के नाते। लेकिन मैं हतप्रभ हूं जिस प्रकार से गैंगअप हुए हैं तमाम सारे मुसलमान का विषय, मुसलमान के अत्याचार, मुसलमान का अतिक्रमण, जमात उलेमाए हिंद से लेकर के ओबीसी से लेकर के और एमनेस्टी इंटरनेशनल पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। तो इससे तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं ये ठीक उसी प्रकार से धींगा मुश्ती करके हिंदुस्तान के अदालतों को और हिंदुस्तान के कानून को पैरों तले रौंदने का प्रयास है। भीड़ तंत्र जुटा करके जो कुछ महीनों तक शाहीन बाग में होता रहा ये बिल्कुल उस सिचुएशन को उसको रेप्लिकेट करती है और ये देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत खतरनाक है। ठीक है मुन्ना सिंह जी, इस परिस्थिति से मैं दोबारा में जब एक मिनट दोबारा में आता हूं, सबको बहस में ले आऊं एक बार, एक राउंड में, फिर आते हैं आपके पास। मुन्ना सिंह जी, और हमारा इस तरह के मंचों पर बहुत पुराना वो है, मेरे ख्याल से 1-1.5 दशक से। गरिमा जी, जो तस्वीर दिख रही है वो दिख रही है कि शाहीन बाग बना दो, उसकी कोशिश दिख रही है नहीं, क्योंकि ये मसला अदालत का है। एक सेकंड, अदालत का है, रेलवे का है, और उस अदालत के फैसले को क्रियान्वित कराने के लिए प्रशासन का है। तीन ही पार्टियां हैं, ठीक। अब इसमें जम्मू कश्मीर भी आ गया, हैदराबाद भी आ गया, नागालैंड भी आ गया, कोहिमा भी आ गया, त्रिपुरा भी आ गया, मायावती जी भी आ गई, सलमान खुर्शीद भी आ गए, प्रतापगढ़ी भी आ गए, सब लोग गैंगअप हो गए एक साथ, बोले जी चलो हल्द्वानी। इसको क्या हम लोग शाहीन बाग बनाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में है ना मुकदमा, फिर हाय तौबा क्यों नहीं? मैं हरीश जी को सुन रहा था मैं बात रखूं अमिताभ जी, तो मैं भी बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ मुन्ना सिंह चौहान जी के प्रति उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक मानवीय दृष्टिकोण से, एक इंसान होने के नाते यहां पर बात रखूंगी। देखिए, इसमें लूप होल्स बहुत ज्यादा हैं। आपने शाहीन बाग से इसको कंपेयर किया, पर मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो लोग गिनती में कम होते हैं या जिन्हें बार बार ये कहा जाता है कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना होती है। और अभी जो कुछ भी हल्द्वानी के अंदर हो रहा है उसके अगर पैरवी करने के लिए जो जहां है आवाज उठा रहा है, तो मुझे तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाई पड़ती है कि जरा सा दर्द कहीं किसी को हो रहा है तो उसका एहसास कहीं किसी और को हो रहा है। तो अच्छी बात है ये कि वो जो शेर अक्सर कहा जाता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में, यहाँ पर मकान हमारा ही थोड़ा ना है।
तो वही बात है कि आज हल्द्वानी में जो चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। उसका टेक्निकल पहलू आपको बताती हूँ कि कई साल पहले गरिमा जी, टेक्निकल पहलू अपन सेकंड राउंड में, अभी एक कमेंट सबका ले ले, फिर बहस स्टार्ट हो जाए, फिर सेकंड राउंड में उसके हम लोग मुझे ये कहीं से शाहीन बाग ना बनाने ना बनते हुए देखने की इच्छा है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर इसको शाहीन बाग से कंपेयर किया जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब हम गुलदस्ते की तरह रहते हैं। रुकिए गरिमा जी, रुकिए। देखो भाई, ये देवभूमि का मामला नहीं है कोई, ठीक। ये नेताओं का रिटोरिक हो सकता है, देवभूमि है, हर नेता जब बाइट देने आता उससे पहले कहता देवभूमि, ठीक है यार, कितनी बार उस चीज को, अरे रुको गरिमा जी, नो आई विल नॉट अलाउ, नो रुकिए, ये मामला ही नहीं। अगर गलत हुआ तो भूमि देवभूमि हो या कोई भूमि है, अरे नहीं, उत्तराखंड में आप क्या बात कर रहे हैं? उत्तराखंड में अगर 4 महंत राजू दास जी, देवभूमि है तो और व्यवस्था न्यायपूर्ण होनी चाहिए, ठीक। देवभूमि में तो कोई भी अतिक्रमण जैसी चीज घटनी चाहिए, ठीक। खैर वो विषय नहीं। एक राजू दास जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे और दानिश कुरैशी से एक सवाल पूछूंगा, पहले आपके सामने रखता हूं, फिर वही सवाल दानिश कुरैशी साहब के पास रखूंगा। अगर इतना झंझट है तो उत्तराखंड में केवल 5,000 से करीब 5,500 से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है। सारे लोग मिलके वक्फ की उन प्रॉपर्टीज में इनके पुनर्वास की भव्य व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हो भाई? झंझट कटे मिटे सब पीरा। राजू दास जी आएंगे, कुरैशी साहब आपके पास भी आएंगे। 5,300 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं उत्तराखंड में, और करीब 400 से ज्यादा अकेले हल्द्वानी में है। जी देखिए अमिताभ जी, आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। आवाज सुन पा रहे हैं। तो विषय ये है कि जिस प्रकार से इसको राजनीतिक दल के लोग राजनीतिक जामा पहनाकर और देश में और हिंदू और मुसलमान की बात करने लग गए। अभी कुछ सुन रहा था, जब रेलवे के आदेशानुसार रेलवे का कहना है कि यह जमीन हमारी है। अभी मैं अयोध्या का घटना बता रहा हूं। रेलवे के किनारे लमसम किसी का मकान 100 साल का है, किसी का मकान 90 साल का है, किसी का मकान 70 साल का है। किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। लमसम 75 मंदिर तोड़ दिए गए एक तरफ से, दोनों तरफ रेलवे ट्रैक मेरे यहाँ साफ हो गया, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अयोध्या में भी चौड़ीकरण की व्यवस्था चल रही है। चौड़ीकरण की व्यवस्था में आप लोगों ने देखा होगा, तमाम लोगों ने किस प्रकार से भरमाया वीडियो डालना शुरू किया है। अयोध्या नया घाट से लेकर शहादतगंज के बीच में लमसम 300 रेलवे स्टेशन अयोध्या से लेकर और नया घाट तक 300 मंदिर थे। 300 मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। कोई नहीं बोला, किसी भी प्रकार की बात विवाद नहीं हुई, शांतिपूर्वक समाप्त होने को कगार पर है। सरकार एक्वायर कर रही है, सरकार एक्वायर भी कर ली। कल को हम यहां पर अयोध्या में लमसम 75% साधु संत है, 25% हिंदू जनमानस है, सबको इकट्ठा करके यहां पर राजनीतिकरण हम शुरू कर दें तो देश में क्या संदेश जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, ये किसी जो है ये रेलवे का मामला नहीं है अमिताभ जी। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक दल के लोगों ने उसको हिंदू और मुसलमान कर दिया है। नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक। महंत जी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं दानिश कुरैशी दोबारा में आता हूं, अभी रुकिए। कर दिया होगा नहीं, मतलब बिना किसी पर्दे के सीधे कहा ही जा रहा है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अल्पसंख्यक भी नहीं। मायावती जी का ट्वीट देखिए, उन्होंने मुस्लिम शब्द इस्तेमाल किया 3 दफा। उनके लिए मसला इंसान का नहीं है, मुसलमान का है। दानिश कुरैशी जी, 400 से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी अकेले हल्द्वानी में है और करीब 5,000 से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी उत्तराखंड में है, देवभूमि में, ठीक।
जमायत उलेमाए हिंद से लेके ओवैसी से लेके जितने भी लोग हैं और बाकी और जो लोग हैं, सब लोग वक्फ के प्रॉपर्टी में इनके लिए एक 2 बेडरूम फ्लैट की व्यवस्था नहीं कर सकते मिलके? मानवीय काम के लिए तो ये सब लोग संघर्ष कर रहे हो भाई, वहां तखत डाल रहे हो, गद्दा ला रहे हो, माइक लग रहा है, सब इंतजाम वहां भी तो करना पड़ रहा है, उससे अच्छा वहीं कर दो वक्फ में। नहीं दानिश कुरैशी जी। ओके, अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपने सवाल तो जबरदस्त किया है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, एक काम ये करें कि उत्तराखंड सरकार एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। मैं आपको दावे से कहता हूं कि वक्फ का चेयरमैन मुख्यमंत्री के पद पर बैठते ही ये सारे मसले का हल निकाल देगा। दूसरे नंबर पे सुनिए कि अब सवाल है लीगल का और इलीगल का। देखिए, इलीगल और लीगल में फर्क जो है ना, वो सिर्फ एक सरकारी ठहराव का, एक सरकारी कागज का है। अगर सरकार ये कह दे, चाहे केंद्र सरकार रेल मंत्रालय कह दे या राज्य सरकार ये कह दे कि भाई हम जो हैं इन लोगों को एनक्रोचर नहीं गिनते, इन लोगों को अतिक्रमणकारी नहीं गिनते, हम इनकी व्यवस्था कर देंगे, तो सारा मामला कोर्ट में खत्म। या तो भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि नहीं, हम इन्हें नहीं देंगे, क्योंकि कानून सम्मत तो बात यही है कि अगर जगह सरकार की है और वो क्लेम करने जाएगी तो हमारे यहाँ के प्रावधान में वो तो है कि खाली करा लेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है जो मुसलमान बसते हैं वहां पे, जो हिंदू बसते हैं वहां पे, जो मंदिर है वहां पे, जो मस्जिदें हैं वहां पे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पे? दूसरे नंबर की बात, आप खुल के कह दीजिए कि हम नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद आप कोर्ट की जब बात करेंगे तो कोर्ट में हम भी जानते हैं कि होगा क्या। तो आप मुझे बता दीजिए कि वर्तमान केंद्र की, राज्य की दोनों सरकारें, इनमें और ब्रिटिशरों के उस शासनकाल में कोई फर्क है? क्योंकि विकास तो वो भी लेके आए थे उस दौर में, जो टेक्नोलॉजी उस दौर में वो लेकर आए थे, उस दौर में वो टेक्नोलॉजी शायद हमारे पास नहीं होगी, लेकिन उनके जो जुल्म और ज्यादती थी, क्या ये उससे कम है? भारतीय नागरिकों के साथ में ये हवाला देना कितना मुनासिब है? प्रधानमंत्री कहते हैं 2022 में सबके मकान बन जाएंगे, अब जिनके हैं उनके उजाड़ रहे हैं। ठीक है दानिश कुरैशी, अभी रुकना होगा।